वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों, आज है 22 अगस्त 2024। तो आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट खबरें हैं उन्हें हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं? तो ये लॉन्च किए हैं मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। डिटेल देखें। केंद्रीय विद्युत मंत्री तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने 20 अगस्त को नई दिल्ली में थर्मल परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए पोर्टल प्रोम का शुभारंभ किया है। इन प्रयासों का उद्देश्य बिजली परियोजनाओं को समय पर चालू करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करना और उनका समाधान करना है। अब जानते हैं इन 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में। हाल ही में लॉन्च किए गए प्रोम पोर्टल थर्मल पावर परियोजनाओं की वास्तविक समय की ट्रैकिंग और विश्लेषण सुविधाओं के लिए बनाया गया है। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परियोजना प्रबंधकों और हितधारकों को तुरंत सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि संभावित देरी और मुद्दों की जल्द पहचान की जाए और उनका तुरंत समाधान किया जाए। दोस्तों, पिछली क्लास में पूछा गया प्रैक्टिस क्वेश्चन था, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में हैजा का प्रकोप फैला है? जिसमें आपका आंसर है सूडान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा का दर्जा हासिल करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है? इसका आंसर है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भारत में पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त कर लिया है। यह लेवल 5 प्रमाणन नेट जीरो कार्बन संतुलन बनाए रखने में हवाई अड्डे की सफलता को मान्यता प्रदान करते हैं। हवाई अड्डे में स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन में 90% की कमी की है और बाकी को ऑफसेट किया है। मूल रूप से 2023 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखते हुए इसने अक्षय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों, शून्य अपशिष्ट कार्यक्रमों और हरित बुनियादी ढांचे के माध्यम से लक्ष्य को पहले ही पूरा कर लिया है। बता दें कि हवाई अड्डे का लक्ष्य अब 2050 तक स्कोप 3 उत्सर्जन में नेट जीरो हासिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया गया है? तो यह किया गया है जापान के साथ। भारत और जापान ने हाल ही में ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता सेमकॉर्प इंडस्ट्री, सोजिस कॉरपोरेशन, क्यूसू इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और NYK लाइन के बीच हुआ है। इस अवसर पर केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बनने वाले हैं? तो इसका आंसर है जय शाह। जय शाह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनने वाले हैं। 35 वर्ष की उम्र में वह ICC अध्यक्ष का पदभार संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति होंगे। वह वर्तमान में अध्यक्ष ग्रेग बार्कले की जगह लेने वाले हैं, जो नवंबर के अंत में अपना पद छोड़ रहे हैं। शाह की नियुक्ति को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया सहित कई प्रमुख क्रिकेट बोर्डों का समर्थन प्राप्त है। वह आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर 2024 को अपना कार्यभार संभालेंगे। योग्यता की बात करें तो ICC अध्यक्ष पद के लिए जीतने के लिए 16 में से 9 वोटों का साधारण बहुमत आवश्यक है। ICC अध्यक्ष की भूमिका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक महत्वपूर्ण पद है, जो खेल की वैश्विक शासन की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यह नदी कृष्णा की सहायक नदी है। कलबुर्गी जिले के गड़गापुर में भीमा नदी में 2 युवक लोगों की जान चली गई। भीमा नदी, जिसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है, कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में स्थित भीमा शंकर मंदिर के पास से निकलती है। वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना होते हुए दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। यह नदी कर्नाटक के रायचूर जिले में कृष्णा नदी में मिल जाती है और 861 किलोमीटर तक फैली हुई है। भीमा नदी का बेसिन 48,631 वर्ग किलोमीटर में फैला है और जिसमें से 75% केवल महाराष्ट्र में है। इस नदी का जल स्तर मानसून के साथ बदलता रहता है। अगस्त में इस नदी में बाढ़ आती है और मार्च और अप्रैल में लगभग स्थिर हो जाती है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो इंद्राणी,
मुला, मुथा एवं पवन प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT में सचिव का पदभार संभाला है? तो यह संभाला है अमरदीप सिंह भाटिया ने। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का हिस्सा है। अमरदीप सिंह भाटिया ने इस विभाग के नए सचिव के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने राजेश कुमार का स्थान लिया है, जिन्हें रक्षा विभाग में विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया है। बता दें कि यह विभाग FDI नीति, स्टार्टअप, व्यापार करने में आसानी और ई-कॉमर्स क्षेत्र को संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो यह पुरस्कार S चित्रा एवं उत्तम सिंह को दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने 28 सितंबर को एक समारोह में सुप्रसिद्ध संगीतकार उत्तम सिंह और पार्श्व गायिका KS चित्रा को राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। यह पुरस्कार राज्य संस्कृति विभाग के द्वारा प्रत्येक वर्ष मंगेशकर की जयंती के उपलक्ष्य में प्रदान किया जाता है। बता दें कि उत्तम सिंह को 2022 के लिए और चित्रा को 2023 के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पहली बार पुरस्कार समारोह मंगेशकर की स्मृति में राज्य सरकार द्वारा निर्मित ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। महान पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में 28 सितंबर 2029 को हुआ था और उनका निधन 6 फरवरी 2022 को मुंबई में हुआ। 1984 में स्थापित इस पुरस्कार का उद्देश्य सुगम संगीत के क्षेत्र में कलात्मक उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। वही बात करें तो इसमें राशि की, तो इसमें 2 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? तो यह आयोजन अब UAE में किया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने बांग्लादेश में व्याप्त अशांति के कारण महिला T20 वर्ल्ड कप को संयुक्त अरब अमीरात UAE में स्थानांतरित करने का फैसला किया है। 10 टीमों का यह टूर्नामेंट 3 अक्टूबर को शुरू होगा, जहां शुरुआती मुकाबला इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा। इसका आयोजन दुबई और शारजाह में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया जाएगा? तो यह अभ्यास अमेरिका एवं दक्षिण कोरिया के बीच आयोजित किया जाएगा। हाल के इतिहास में पहली बार कोरिया गणराज्य के ओसान एयरबेस पर 51वीं फाइटर विंग अपने आवर्ती विंग रेडीनेस अभ्यास को उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास में शामिल कर रही है। 51वीं FW रेडीनेस अभ्यास 19 अगस्त को शुरू हुआ और 23 अगस्त 2024 तक जारी रहेगा। अब जानते हैं उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास के बारे में। यह अभ्यास कोरिया गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित एक वार्षिक अभ्यास है, जिसका उद्देश्य संयुक्त, बहुडोमेन और अंतर एजेंसी संचालन वातावरण को बढ़ाना है। दोस्तों, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता BEML लिमिटेड के साथ किया गया है। BEML ने आज भारतीय नौसेना के समुद्री इंजीनियरिंग निदेशालय के साथ एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ऐतिहासिक समझौता महत्वपूर्ण समुद्री उपकरणों और प्रणालियों के स्वदेशी डिजाइन, विकास, निर्माण, परीक्षण और उत्पाद समर्थन के लिए द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप इस साझेदारी का उद्देश्य रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को मजबूत करना और विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करना है। इस समझौते ज्ञापन के अंतर्गत शामिल उपकरण भारी इंजीनियरिंग, संरचनात्मक निर्माण, हाइड्रोलिक्स, डीजल इंजन, विनिर्माण, परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास में BEML की अंतर्निहित शक्तियों का लाभ उठाएगा, जिससे भारत की समुद्री संपत्तियों को मजबूती मिलेगी। दोस्तों, आज की क्लास का प्रैक्टिस क्वेश्चन रहने वाला है, हाल ही में किस देश ने भारत को 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करने का निर्णय लिया है? जिसमें आपकी ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान या श्रीलंका। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन क्लास की फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें।